पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी थी और उसको निमोनिया था। शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, सेचुरेशन फॉल होकर 70 तक चले जा रहा था। इट वॉज अ रियल चैलेंज। तो गायनी डिपार्टमेंट बहुत लोगों को पसंद नहीं है, बट वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ 1 से 2 लाइफ होते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम माँ और बच्चे दोनों को सेफली फैमिली को हैंड ओवर करें। क्या पीरियड मिस होने का मीन्स है प्रेगनेंसी है? इसके और भी कारण हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कारण पहला जो मैंने बोला कि अगर पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है और उसका पीरियड मिस हो रहा है तो दैट माइट बी एन इंडिकेशन कि शी इज प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है जिसको हमको स्पेशल केयर और अटेंशन देने की जरूरत होती है। वो पेशेंट्स कभी भी प्राइमरी केयर सेंटर पे मैनेज नहीं हो सकते। पीसीओडी और प्रेगनेंसी का क्या रिलेशन है? ये टीनेज ग्रुप में आजकल बहुत कॉमन होता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होना और पीरियड नहीं आना, एक्ने होना, हेयर फॉल होना, हिर्सुटिज्म होना। हेलो सतना, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं कुमार संत आज आया हूँ एमपी बिरला हॉस्पिटल सतना के सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कंचन शर्मा जी के पास पे। आज मैंने इस एपिसोड पे चर्चा की है हाई रिस्क प्रेगनेंसी जनरल गायनेकोलॉजी अवेयरनेस के विषय में। मेरा अनुभव इस पॉडकास्ट के विषय में यह कहता है कि एक माँ का सफर सिर्फ बच्चे को जन्म देने का सफर नहीं होता है। यह सफर मिश्रण होता है भावनाओं का, दर्द का और थोड़ा सा अवेयरनेस का। आइए इस एपिसोड को पूरा देखते हैं माँ और बच्चे की देखभाल करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्रित करने के लिए। मेरा अनुरोध है उन माताओं से, उन बहनों से जो कुछ समय में माँ बनने वाली हैं, इस एपिसोड को पूरा देखें। यह एपिसोड देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क स्थापित करना चाहिए। हेलो डॉक्टर मैम, आपका स्वागत है। आप अपने बारे में बताइए और अपने फील्ड के बारे में कुछ हमें, हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेरा नाम डॉक्टर कंचन शर्मा है। मैं एमपी बिरला में कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट में हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज से किया और एसआरशिप मैंने एम्स पटना में किया और देन आई वर्कड इन टाटा मेन हॉस्पिटल एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रेजेंटली आई एम सर्विंग इन एमपी बिरला हॉस्पिटल एज कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट। डॉक्टर मैम, आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली मैम? जब मैं अपने एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी तो उस समय हमारी पोस्टिंग होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो गायनी डिपार्टमेंट बहुत लोगों को पसंद नहीं है, बट वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ 1 से 2 लाइफ होते हैं। दूसरा है ये फीमेल का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है और अगर मुझे फीमेल के लिए कुछ करना था, आई ऑलवेज विश्ड कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। सो आई फेल्ट कि यही एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मैं बहुत चीज़ें उनके लिए मेंटल, सोशल एंड हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो मैंने इसीलिए इस ब्रांच को चुनना सही समझा। मैम, आपका इस फील्ड में अनुभव कैसा रहा? शुरुआत में ट्रेनिंग तो टफ होती है गायनी में, बिकॉज़ हमारा बहुत 24-36 आवर्स का रूटीन चलता है। बैक टू बैक इमरजेंसीज़ करने होते हैं, ओपीडीज़ करने होते हैं। बट जितने भी हार्डशिप रहे ट्रेनिंग के दौरान, दे वर वर्थ, क्योंकि जब आज हम प्रैक्टिस में उतरे हैं, देन वी अंडरस्टैंड कि ये कितना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि हम एक लाइफ से डील नहीं करते हैं। ऑब्स्टेटिक्स में हम एट अ टाइम 2 लाइफ से डील करते हैं, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन टिल डिलीवरी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम माँ और बच्चे दोनों को सेफली फैमिली को हैंड ओवर करें। और गायनी में भी जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम है फीमेल को रिलेटेड टू मेंस या कुछ, क्योंकि बहुत सारे अर्ली साइंस ऑफ कैंसर होते हैं जो मास्क हो जाते हैं, जो ओवरलुक हो सकते हैं। तो हमें वो जो ट्रेनिंग मिली थी, तो अब उसको हम यूज़ करते हैं उस नॉलेज को। देन आई फील कि हाँ, दिस इज़ व्हाट, ये ज़रूरी था, ये ट्रेनिंग ज़रूरी था। सो आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड स्टिल आई एम हैविंग दैट। मैम, कोई भी वैवाहिक महिला है, हुँ। उन्हें कैसे पता लगे कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं? उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इस चीज को लेकर। देखिए, सबसे पहला जो साइन होता है कि कोई महिला प्रेग्नेंट है, वो है पीरियड मिस होना। अगर किसी का पीरियड रेगुलर है और पीरियड उस डेट पे, एक्सपेक्टेड डेट पे नहीं आया, तो वो एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि शायद इस बार उनकी प्रेगनेंसी है। फिर वो अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट से उसको कंफर्म कर सकती हैं। दूसरा, अगर पीरियड इरेगुलर है और तब भी वो अपना जो भी इरेगुलरिटी चल रही है उसके बाद वो देख लें, या फिर अगर उन्हें उल्टी आना शुरू हो जाए, ब्रेस्ट में टेंडरनेस आए, मतलब स्तनों में दर्द होने लगे, चक्कर आना भी कभी कभी प्रेगनेंसी के लक्षण में इंक्लूड होता है, भूख नहीं लगना, उल्टी जैसा मन होना, तो ये अगर लक्षण आ रहे हैं, हल्का फुल्का पेट दर्द होना,
तो अगर ये लक्षण आ रहे हैं और साथ में पीरियड भी मिस हो गया है, तो वो एक्सपेक्ट कर सकती है कि इस बार उनको पीरियड प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है। तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वो घर पे कर सकती हैं, जिसको हम लोग यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं। प्रेगा न्यूज़ ये सब का हेल्प से वो अर्ली मॉर्निंग सैंपल को टेस्ट करके देख सकती हैं। मैम, क्या पीरियड मिस होने का मीन्स है प्रेगनेंसी या इसके और भी कारण हो सकते हैं? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर मोस्ट कॉमन कारण पहला जो मैंने बोला कि अगर पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है और उसका पीरियड मिस हो रहा है, तो दैट माइट बी एन इंडिकेशन कि शी इज़ प्रेग्नेंट। पर अगर वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है या फिर ऐसे भी, तो उसके भी अलग-अलग कारण हैं। जैसे पीसीओडी में पीरियड इर्रेगुलर हो सकते हैं। अगर किसी को थायरॉइड का डिसऑर्डर है, तो उसमें भी पीरियड में अनियमितता देखने के लिए मिलती है। तो और अगर वो बच्चे को फीड कराती है, तो वैसे पेशेंट्स का भी पीरियड डिले हो सकता है। कभी-कभी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने भी पीरियड रुक सकता है। तो वो कन्फर्मेशन अगर आपको खुद से नहीं हो पा रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वो बीटा एचसीजी करा के भी देख लेंगे, तो मतलब 100% वो श्योर शॉट हो जाएगा कि वेदर शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। डॉक्टर मैम, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है? इसका कॉन्सेप्ट आप प्लीज़ हमें और हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें। प्रेगनेंसी सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ कि जो प्रेगनेंसी में हमें एक्स्ट्रा केयर देने की ज़रूरत पड़े, जैसे जिस भी प्रेगनेंसी में मेडिकल डिसऑर्डर ऐड हो जाए, सिंपल भाषा में। जैसे अगर प्रेगनेंसी और साथ में डायबिटीज़ हो जाए, प्रेगनेंसी है हाई बीपी हो जाए, प्रेगनेंसी है थायरॉइड डिसऑर्डर हो जाए, तो वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। उसके अलावा प्रेगनेंसी नॉर्मल सिंगल प्रेगनेंसी होती है। अगर उसके साथ-साथ पेशेंट को अगर ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर प्लेसेंटा जो आंवल है, वो नीचे की ओर हो, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया हो, तो वैसे या फिर पेशेंट को बार-बार अबॉर्शन हो जाता है और वो फिर कंसीव करे, तो वो एक हाई रिस्क केस है। या फिर बच्चे बार-बार पेट में ही खराब हो जाते हैं, और तो वैसी पेशेंट्स की प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, जिसको हमको स्पेशल केयर और अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। वो पेशेंट्स कभी भी प्राइमरी केयर सेंटर पे मैनेज नहीं हो सकते। वहाँ पे हमें वैसे जगह मैनेज करना होता है जहाँ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच हो। जैसे एक गायनेक के अलावा उन्हें कभी-कभी मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चे की डिलीवरी के लिए उन्हें वेल एस्टैब्लिश्ड एनआईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वेल ट्रेन्ड पीडियाट्रिशियन होने चाहिए। वो अगर बहुत सारे सर्जरी से गुजरी है पेशेंट या फिर उसके साथ कोई सर्जिकल इमरजेंसी पड़ सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में वेल ट्रेन्ड सर्जन होने चाहिए। तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का जहाँ ज़रूरत पड़े, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। मैं वो सभी गर्भवती महिलाओं से ये अपील करना चाहूँगी कि यदि आपकी पिछली प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी रहा है कि आपकी बीपी बढ़ी है या फिर शुगर बढ़ा है या थायरॉइड का प्रॉब्लम रहा है, या प्रेगनेंसी में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन आया हो या इस प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो आप निसंकोच हमारे पास एमपी बिरला में आके मिल सकते हैं और कंसल्टेशन कर सकते हैं। क्या आप मुझे एक रियल लाइफ पेशेंट का केस शेयर कर सकते हैं जिसको आप लोगों ने ट्रीट किया और आपको लगा कि यार ये एक बहुत हाई रिस्क केस था, इसे ट्रीट करने के बाद लिटरली हमने एक बेंचमार्क सेटअप किया है? ये पेशेंट हमारे पास आई थी चित्रकूट से। वो चित्रकूट में 5-7 दिन एडमिट रही थी। पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी थी और उसको निमोनिया था। शी वाज़ नॉट एबल टू ब्रीथ, सैचुरेशन फॉल होके 70 तक चले जा रहा था। इट वाज़ अ रियल चैलेंज, क्योंकि पहली जो उसकी डिलीवरी हुई थी, शी वाज़ सेकंड ग्रेविडा, सेकंड बच्चा था एंड शी वाज़ प्रेग्नेंट। वो 35 वीक्स प्रेग्नेंट थी और पहला बच्चा जो उनका हुआ था, वो अनफॉर्च्युनेटली सर्वाइव नहीं किया था। सो उनके लिए ये बेबी भी बहुत इम्पोर्टेंट था और पेशेंट की लाइफ भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। जब वो हमारे पास आई, तो यहाँ मैं बोलना चाहूँगी कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है। यहाँ पे डॉक्टर ज्योति जो हमारे पल्मोनरी की डॉक्टर हैं, और मैंने इस केस को टेकअप किया। पेशेंट को हम लोगों ने मेडिकल आईसीयू में एडमिट किया, बट क्या देखा कि बच्चे का डॉपलर चेंजेस शुरू हो गया था। सो आई टुक ब्रेव स्टेप एंड वहाँ पे हमने उसको सी सेक्शन करके बेबी आउट कराया, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन भी हम प्रेग्नेंट लेडीज़ पे नहीं दे सकते हैं, बिकॉज बेबी पे भी उसका एडवर्सिटी होता है। हमने वर्कअप किया एंड वी केम टू नो शी हैड स्क्रब टाइफस, और वो निमोनिया जो होती है वो बहुत ख़राब कंडीशन था। पेशेंट वॉज डिटीरियोरेटिंग वेरी रैपिड, वो ख़राब हो रही थी। पेशेंट 2 दिन वेंटिलेटर पर भी रही एंड फाइनली फिर वो एक्सट्यूबेट हुई और पेशेंट ठीक होके अपना बेबी लेकर के वो घर गई। सो वो एक बेंचमार्क, मुझे लगता है कि दैट वाज़ अ बेंचमार्क फॉर अस, क्योंकि हमने वेंटिलेटर पे जाते हुए पेशेंट को सर्वाइव भी कराया और उसको एक हेल्दी बेबी भी दे के भेजा। मैम, आप लोग दूसरे ईश्वर हैं अगर कहें तो। और मैं अभी का एक रीसेंट केस आपसे शेयर करना चाहूँगी। अभी हम लोगों ने कल ही पेशेंट को डिस्चार्ज किया है। ये पेशेंट अमरपाटन की तरफ की थी। उनकी 5 साल शादी को हो गई थी। फर्स्ट बेबी उन्होंने स्पॉन्टेनियस कंसीव किया, बट उनके साथ एक अनफॉर्चुनेट इवेंट ये होता था कि उनकी बीपी 5 महीने बाद बढ़ जाती थी।
जिसको हम लोग PIH बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और बीपी इतनी बढ़ जाती थी, कोई मैनेज नहीं कर पाता था कि 7 महीने में ही बच्चा उनका पेट में ही खराब हो जाता था। ये एपिसोड इनके साथ 2 बार हुआ। दोनों बार उनके बच्चे 7-7 महीने पे पहुँच करके पेट में ही खराब हो जाते थे। तो ये थर्ड टाइम उनकी प्रेगनेंसी थी, उनका एक भी बच्चा नहीं था। वो हमारे पास आईं, हमने उनका ट्रीटमेंट किया, और इस बार मैं आपको बताना चाहूँगी, ना उनका बीपी बढ़ा, उनका बेबी भी 4 केजी का हुआ, उनके साथ कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं हुई, और वो कल डिस्चार्ज होके गई हैं अपना बेबी, हेल्दी बेबी लेकर के, और अपना बच्चा भी लेके गई, एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि बीपी भी इश्यू नहीं हुआ, क्योंकि उनको सर दर्द और बहुत चीज़ें होती थी, क्योंकि उसके बाद एक्लिम्शिया का रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ के मैनेजमेंट, बिरला के मैनेजमेंट के बाद, मतलब जो हमने मैनेजमेंट किया, शी वेंट बैक वेरी हैप्पी, और बेबी लेके गई वो। मैम, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स हैं जिसे हमें डॉक्टर से कंसल्ट कल ही लेना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी में थोड़े एक्चुअली डायग्नोसिस थोड़ी डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी कुछ फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे थोड़ी बहुत पैरों में सूजन आ जाए। पर ये सूजन अगर रेस्ट करने के बाद सबसाइड नहीं हो रहा है, मतलब आप रात में रेस्ट किए और ये सूजन तब भी परसिस्ट कर रहा है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरी चीज़ है, सडन वेट गेन हो जाए पेशेंट का। नियरली वी एक्सपेक्ट कि हर वीक में 500 ग्राम तक, मतलब 1 महीने में 2 केजी तक वेट गेन है, पर पेशेंट सडन वेट गेन कर ले, 4 किलो, 5 किलो वेट गेन हो जाए। तो ये सब डेंजर साइन है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि बीपी सडन, या फिर वाटर बॉडी में रिटेन ज़्यादा हो रहा है, बीपी राइज़ कर रहा है। हेडेक वाली सिम्पटम्स इसके बाद आना शुरू होते हैं, कि सीवियर हेडेक होने लगे, वॉमिटिंग शुरू के 3 महीने हुई, फिर रुक गया, और लास्ट में अब वॉमिटिंग शुरू हो जाए पेशेंट को, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन बहुत तेज़ी से होने लगे। तो ये सब सिम्पटम्स, और लगे कि बच्चा पहले चलता था, एक 12 घंटे में 8-10 बार चलता था, अब आज लग रहा है कि बच्चा चला ही नहीं, या 3 घंटे में एक भी बार मूवमेंट फ़ील नहीं हुई, या फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाए। तो ये सब सिचुएशंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, कि बच्चे का मूवमेंट, सीवियर हेडेक, सडन वेट गेन, पैरों में सूजन आना, जो कि सबसाइड नहीं होना रेस्ट करने के बाद भी, इन सब साइन सिम्पटम्स को बिल्कुल भी, या फिर पानी जाने लगना, और पानी में फिर बदबू आने लगना, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपको इमीडिएट डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। डॉक्टर मैम, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है, कि सिर्फ सिजेरियन ही कराना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो पेशेंट को सी सेक्शन ही कराना है, हम नॉर्मल डिलीवरी भी करा सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी तब तक सेफ़ है जब तक बच्चा सेफ़ है, और माँ का, जैसे अगर मान लीजिए हाई बीपी की पेशेंट है, और वो बियर कर ले रही है पेन को, और बीपी बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर रहा है, और बेबी भी अच्छे से डिसेंड कर रहा है, तो उस सिचुएशन में कहीं मैंडेटरी नहीं है कि हमको सी सेक्शन ही करना है। जब तक बच्चे का धड़कन सही चल रहा है, माँ के वाइटल्स सही चल रहे हैं, और ऐसा कोई रिस्क नहीं दिखता है, तब तक हम नॉर्मल का ही ट्रायल लेते हैं। डॉक्टर मैम, सी सेक्शन रियली में डेंजर है? नहीं, इसको एक्चुअली सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफेम किया गया है सी सेक्शन को, कि डॉक्टर ने सी सेक्शन कर दिया, ऐसा नहीं है, इट इज़ अ लाइफ सेविंग सर्जरी। कभी-कभी ये माँ के लिए लाइफ सेविंग होता है, और कभी-कभी बच्चे के लिए लाइफ सेविंग होता है, कभी-कभी दोनों के लिए लाइफ सेविंग होता है। सी सेक्शन आज के परिवेश में अगर हम बात करें, तो ये बहुत एडवांस हो रहा है, रिफाइन होता चला जा रहा है, हमारी सर्जरी की स्किल रिफाइन होती चली जा रही है। तो ये सी सेक्शन इज़ नॉट डेंजरस, बट हाँ, ये मैं नहीं कहूँगी कि सी सेक्शन हम तब चूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि बेबी फँस रहा है, वो नॉर्मली डिलीवर नहीं हो सकता है, या बच्चे की धड़कन सिंक हो रही है, कम होती चली जा रही है, या बच्चे ने पेट में मेकोनियम पास कर दिया है, और वो नॉर्मल डिलीवरी को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में टाइम लगती है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। प्राइमरी पेशेंट पहले जिनके बच्चे हो रहे हैं, उनमें ज़्यादा टाइम लगता है, सेकंड वाले में थोड़ा कम टाइम लगता है, बट इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, वो नेचुरली पेशेंट ही उसको, बेबी को डिलीवर करेगी। तो उसमें डॉक्टर बहुत कुछ नहीं कर सकते। पर सी सेक्शन में क्या है कि हम इमीडिएट डिलीवरी कर सकते हैं, जिससे बेबी को हम सर्वाइव करा सकते हैं। कभी-कभी माँ का बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर रहा होता है, या लगता है कि माँ की सिचुएशन बहुत खराब हो रही है, या ब्लीडिंग शुरू हो गई, प्लेसेंटा प्रीविया का केस है, उसमें तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। जैसे कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया के केस में हमें सोचना भी नहीं है कि हमें नॉर्मल कराना है, क्योंकि उसमें पेशेंट को ऐसी ब्लीड शुरू होती है कि फिर सेव करना मुश्किल होता है। तो ये एक लाइफ सेविंग सर्जरी है, बट लोग इसको बहुत गलत तरीके से देखते हैं कि इट इज़ अ डेंजरस सर्जरी। नो, इट्स नॉट अ डेंजरस सर्जरी, इट इज़ अ लाइफ सेविंग सर्जरी। जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब सी सेक्शन माँ और बच्चे दोनों को सेव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। पीसीओडी और प्रेगनेंसी का क्या रिलेशन है? पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसमें क्या होता है कि छोटे-छोटे सिस्ट फॉलिकल्स बन जाते हैं, और ओवुलेशन नहीं होता है। तो पहला कि अगर किसी फीमेल को पीसीओडी है, तो उनको कंसीव करने में दिक्कत आएगी।
प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होगी। और अगर उनको प्रेगनेंसी हो भी गई तो उनको रिस्क ऑफ एबॉर्शन बहुत हाई होता है। दूसरी बात, पीसीओडी इज़ अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, बस ये ओवरी का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को आगे जाके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोर्स उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पीसीओडी का इफ़ेक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी पे नहीं है, प्रेगनेंसी के पूरे कोर्स पे भी असर उसका देखने के लिए मिलता है। मेरा एक जनरल क्वेश्चन है कि पीसीओडी सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम होता है कि बिफोर प्रेगनेंसी भी? ये बिफोर प्रेगनेंसी एंटिटी है। ये टीनेज ग्रुप में आजकल बहुत कॉमन होता है। मतलब यंग फीमेल्स का ये प्रॉब्लम होता है जिसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होना और पीरियड नहीं आना, एक्ने होना, हेयर फॉल होना, हिर्सुटिज़म होना, ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर वो यंग फीमेल है और मैरिड है तो उसको कंसीव करने में दिक्कत आएगा। तो ये सब सिम्पटम्स आते हैं और जब हम स्कैन कराते हैं तो हमें, मैंने जो बताया कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी देखने के लिए मिलता है जिसमें 2 से 9 मिलीमीटर के फॉलिकल्स बने तो बहुत सारे रहेंगे, बट ओवुलेशन नहीं होता है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। पीसीओडी होने का कारण क्या है? मेन रीजन क्या हो सकता है? देखिए, पीसीओडी आजकल देखा जाए तो थोड़े बहुत ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस इसकी होती है। दूसरी बात होती है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट भी है। जैसे आज का जो यूथ है उसका जो लाइफ़स्टाइल है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलेटेड है, फ़ास्ट फूड खाते हैं वो लोग। तो इससे क्या होता है कि हमारे मैकेनिज़्म जो सिस्टम है हमारा, उस पर असर पड़ता है। तो ये हार्मोन को, ये सिस्टम को भी अफ़ेक्ट करता है, एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सब पे असर पड़ता है। इसीलिए ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल और जेनेटिक फैक्टर से भी रिलेटेड होता है, जो मैंने बताया ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो इन सब फैक्टर्स को मिला करके अगर बोला जाए तो पीसीओडी का इंसिडेंस अब बढ़ता चला जा रहा है। मैम, अगर आपको यंग फीमेल को सजेस्ट करना हो कि पीसीओडी से अपना को कैसे सेव करे तो आप उसे क्या सजेशन देंगे? सबसे पहला चीज़ जो हम बोलना चाहेंगे कि आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप डाइटिंग करो। आई एम सेइंग कि आप अच्छी चीज़ें खाओ, फास्ट फूड मत खाओ, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सबसे अवॉइड करना है, होममेड खाना खाना है। दूसरा, अपने, मैंने एक और बात बोला, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से बचना है। मतलब मेक श्योर कि डेली आप 30 टू 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक करें, चाहे आप कितने भी हेक्टिक क्यों ना लाइफ़स्टाइल, आप पढ़ने में बिज़ी हैं, क्योंकि आज की जनरेशन में क्या है कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। दे हैव टू अचीव देयर टारगेट, तो वो अपने हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो सब कुछ करते हुए आपको पहले हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी डाइट मेंटेन करना है, स्ट्रेस लेवल को कम करना है। स्ट्रेस इज अ ट्रिगर फैक्टर फॉर पीसीओडी। तो स्ट्रेस को कम जितना आप रखें, मेडिटेशन करें, तो उससे आप पीसीओडी को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। एक, और जैसे मान लीजिए आपकी 50 केजी और 55 केजी के वेट पे आपको पता चला कि यू आर पीसीओडी, तो ट्राई टू लूज 5% ऑफ योर वेट, लाइक 2-2.5 केजी अगर आप लूज करते हैं अच्छे लाइफ स्टाइल से, तो ये पीसीओडी बहुत हद तक रिवर्स हो जाता है, पीरियड सही हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल इज एक्चुअली मूल मंत्र फॉर पीसीओडी ट्रीटमेंट। स्ट्रेस प्रेगनेंसी को इफेक्ट करता है? अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके दौरान उसको इमोशनली, फिजिकली थोड़ा स्ट्रेस पड़ रहा है, तो उसकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट करेगा? बहुत बहुत अफेक्ट करेगा ये स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस के चलते स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं और ये बॉडी में शुगर को भी रेज करते हैं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। तो स्ट्रेस का तो रिलेशन ही है डायबिटीज़ के साथ, तो रिस्क ऑफ डायबिटीज़ बढ़ेगा। दूसरा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ऐसा देखा गया कि अगर पेशेंट बहुत स्ट्रेस में रहती है तो उसको प्रीटर्म लेबर भी होने का रिस्क बहुत हाई हो जाता है। तीसरी बात है, अगर स्ट्रेस के माहौल में पेशेंट है तो बेबी के मेंटल ग्रोथ पे उसका बहुत असर पड़ता है। ऑटिज्म के भी इंसिडेंट्स बहुत बढ़ते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेस को बहुत कंट्रोल, मतलब अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो 15 टू 20 मिनट्स का मेडिटेशन ज़रूरी है, न- अपने फिजिकल वेलबींग एज वेल एज मेंटल वेलबींग के लिए और बेबी के भी हेल्थ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए। मैम, आसपास के जिलों से अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पेशेंट आपके पास आता है तो आप लोग उसे कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहली बात है कि प्रेगनेंसी एक 9 मंथ का पूरा ड्यूरेशन होता है और डॉक्टर उसमें रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं कि ये हाई रिस्क है या ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। तो जैसे ही पेशेंट हमारे पास एएनसी में आती है, हम पहले ही उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, दिस इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और हम उनको एएनसी के समय से ही सुपरविजन देते हैं। साथ में हमारा फ़ोन नंबर एनी टाइम अवेलेबल रहता है, हमारे जो बुकलेट है उस पे फ़ोन नंबर हमारा मेंशन रहता है और 24/7 पेशेंट उस पे फ़ोन करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं अगर उनको कोई भी दिक्कत है। क्योंकि आपने बोला जिले, दूसरे जी, जिले से बिल्कुल, पेशेंट, बिल्कुल। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कम अगेन एंड अगेन, हर छोटे-छोटे इंटरवल पर आ पाए। तो वो हमसे फ़ोन पे टेलीफ़ोनिक कंसल्टेशन कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर कभी ऐसा कुछ इमरजेंसी सीन क्रिएट होता है कि उन्हें रात के 12 बजे या 1 बजे या
कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे संडे हो, कोई फेस्टिवल का डे हो, हम मेक श्योर करते हैं कि हॉस्पिटल में हमारी अवेलेबिलिटी रहती ही रहती है। हम पेशेंट को रिसीव करते हैं और उनको जो भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, चाहे उनको एडमिट करना है या फिर उनकी डिलीवरी करानी है या फिर इमरजेंसी में सी सेक्शन करना है, हम यहाँ तत्पर रहते हैं। हाई रिस्क की बात करें तो हाई रिस्क में अगर ऐसा है कि हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत है, तो हमारे पास वेल स्टैब्लिश्ड NICU है। कभी कभी प्रीटर्म डिलीवरी भी करानी पड़ती है या पेशेंट को पेन आ गया और वो डिलीवर करेगी, तो हमारा NICU सेटअप है जहाँ पे बच्चे का भी टेक केयर हो सकता है। हमारे पास अपना ICU सिस्टम है जिसमें पेशेंट अगर हाई रिस्क केस है, खराब केस है, तो उसको हम यहाँ ICU केयर देते हैं। तो हमारा एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच होता है और हम 24/7 अवेलेबल होते हैं, ऑन फ्लोर अवेलेबल हो जाते हैं पेशेंट के लिए, और साथ में हम टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी उनको देते हैं इफ़ दे आर नॉट कैपेबल ऑफ कमिंग टू अस। मैम, हमारे व्यूअर्स को आप क्या लास्ट मैसेज डिलीवर करना चाहेंगी? अगर प्रेगनेंसी है तो पहला तो एक माइंडसेट हमारी सोसाइटी में है कि पहला 3 महीने घर पे रहो और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओ, तो नहीं, ऐसा अब के समय में ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी किट पॉजिटिव है, आपको उसी समय डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जो अर्ली डायग्नोसिस से हम पेशेंट को सर्जरी से बचा सकते हैं। आजकल हर पड़ाव पे हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं ताकि हम हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी ला सके, क्योंकि एज फॉर मैरिज बढ़ गया है। तो NTNB स्कैन, टारगेट स्कैन, तो आपको ANC में आना है। ये नहीं कि सडन डॉक्टर के पास नहीं जाना है कि हम 5वें महीने या 8वें महीने में डायरेक्ट जा रहे हैं, नहीं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आप ANC में रहेंगे तो आपको भी पता रहेगा कि आपको क्या खाना है, कैसे रहना है और कैसे आपका टाइम पे डिलीवरी होना है, और टाइमली आप अपने आप को मॉनिटर करवा सकते हैं। तो कहीं भी आप रहते हैं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सतना ही आएँ, आप जहाँ भी आस-पास रहते हैं, आप अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में हमेशा रहें और अपने हर प्रॉब्लम्स को, किसी भी प्रॉब्लम को अनदेखा ना करें, अपने डॉक्टर से शेयर करें। कभी-कभी छोटी-छोटी बातें बहुत बड़ी चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। थैंक्स थैंक लॉट मैम, बहुत यू। बहुत प्रणाम।